स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ये है इशू ऑफ डिवेंचर। इस पे अपन 25 MCQ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री लिमिटेड ने 40 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान 25% नकद किया गया तथा शेष हेतु 400 रुपये प्रत्येक वाले 8% ऋण पत्र 25% प्रीमियम पर जारी किए गए। विक्रेता को कितने ऋण पत्र जारी किए गए, तो ये आपको बताना है। सो पहले मैं कहूँगा आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर आप ये देखिए। बेसिकली 40 लाख रुपए की मशीन थी और हमने उसको 25% राशि यानी 10 लाख रुपए दे दिए, बाकी 30 लाख रुपए देने रहे। 30 लाख रुपए जो हमें देने रहे उसके लिए हमने उसको 400 रुपये वाले डिवेंचर दिए और वो 400 वाले डिवेंचर हमने 100 रुपये प्रीमियम लगाते हुए 500 रुपये पे दिए। यानी 30 लाख रुपए के बदले में, 30 लाख के एवज में हमने 500 रुपये के प्राइस पे डिवेंचर दिए। आप समझते हैं, 400 रुपये को इशू प्राइस बोलते हैं और इस 500 रुपये को इस क्वेश्चन में इशू प्राइस बोलेंगे। तो हमने 500 रुपये के रेट से डिवेंचर दिए, तो आप पाएंगे कि हमने उसको 6000 डिवेंचर दिए। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि बताइए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स उसको दिए गए, तो 6000 डिवेंचर्स अलॉटेड टू द वेंडर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि जो चिट्ठे की तिथि से 12 माह पश्चात या संचालन चक्र की अवधि के पश्चात अपलिखित होगा, डैश डैश में दर्शाया जाता है। इंग्लिश में भी सुन लेते हैं। इफ डिस्काउंट or loss on issue of debenture is to be written off after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle, it will be shown as। ओके, बात ये समझें। पहले तो मैं आपको एक नियम बताता हूँ। आजकल तो नियम ये है कि हम ये जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर देते हैं या ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये लॉस होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये कहता है कि आपको सेम ईयर में राइट ऑफ करने हैं। जिस साल आपको ये लॉस होता है आपको ये उसी साल राइट ऑफ करना है। आजकल तो नियम ये है। पहले ऐसा होता था कि इस लॉस को आप आराम से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में राइट ऑफ करते थे। अब क्वेश्चन उसी तरह से इन्होंने पूछा कि अगर मान लीजिए कोई लॉस है और हम इसे अगले 12 महीने राइट ऑफ करने का इरादा नहीं रखते, यानी 12 महीने के बाद राइट ऑफ करेंगे। वापस सुनिएगा, अगर कोई लॉस है और हम उसे अगले 12 महीने में भी राइट ऑफ नहीं करने वाले, 12 महीने के बाद राइट ऑफ करने का इरादा रखते हैं, तो आपको उसे हाल फिलहाल एसेट्स की तरह ट्रीट करना होगा। ऑल्दो ये वास्तविक एसेट्स नहीं है, इसको फिक्टिशियस एसेट्स कहेंगे, कृत्रिम संपत्ति कहेंगे, लेकिन आपको इसे फिक्टिशियस एसेट्स की तरह ट्रीट करना होगा। और बैलेंस शीट में इसे नॉन करंट एसेट्स कैटेगरी में दिखाएंगे। होता क्या है कि जो खाता हम अगले 12 महीने में निपटाने का इरादा रखते हैं उसे हम करंट एसेट्स कैटेगरी में रखते हैं, और जिस एसेट्स को हम 12 महीने बाद निपटाने का इरादा रखते हैं उसे हम नॉन करंट एसेट्स कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑल्दो ये हमारा एसेट्स नहीं है, बेसिकली इट इज़ अ लॉस, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स और अपने टेक्निकली डीआर नेचर की वजह से इसे अदर नॉन करंट एसेट्स कहा जाएगा। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा आउटडेटेड है, आ सकता है, लेकिन अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो ये अब थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अब नियम ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से कि अगर आपको इस तरह का कोई लॉस है तो आपको सेम ईयर में राइट ऑफ करना है। पर ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा था उस हिसाब से अदर नॉन करंट एसेट्स आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। तो पहले तो अपन पूरी कहानी समझें। सपोज करो हमने बैंक से लोन लिया 25 लाख रुपए का, और ये भी मान लेते हैं कि हमने 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से लोन लिया। हमने उनके पास कोई सिक्योरिटी गिरवी रखाई, लेकिन उनको उस सिक्योरिटी से पूरी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कुछ और गिरवी रखाओ, तो हमने हमारे पास जो डिवेंचर्स थे वो हमने उनके पास एज अ कोलेटरल गिरवी रखवा दिए। अपन कहानी मान लेते हैं कि हमने 25 लाख के लोन के अगेंस्ट में 30 लाख रुपए के
10% डिवेंचर गिरवी रखवा दिए। तो ये जो हमने सेकंड गिरवी चीज़ रखी है उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, बात अब ये है कि हम इंटरेस्ट 25 लाख रुपए पे देंगे कि 30 लाख पे। तो आंसर है हम इंटरेस्ट बैंक को 25 लाख पे ही देंगे। कितना परसेंट देंगे? ऑब्वियस ही बात है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है उसी पे देंगे। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा कि बताओ वो डिवेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए गए हैं उस पे इंटरेस्ट, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इस 30 लाख पे इंटरेस्ट? तो मेरा जवाब है नहीं दिया जाएगा। आपने जो बैंक से लोन लिया है आपको केवल उसी पे इंटरेस्ट देना होता है जो आपने चीज गिरवी रखाई है, उस गिरवी रखाए गए डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिवेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप रोकिएगा, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 3.5 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति के क्रय के बदले में 3.25 लाख रुपए मूल्य के डिवेंचर इश्यू किए गए, तो बताइए 25,000 बाकी कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? तो हुआ क्या, जैसे हमारी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड और हमने किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा, किसी का चलता हुआ व्यापार खरीदा। कहानी मान लेते हैं कि उसकी संपत्तियां थी 5.5 लाख रुपए की और उसकी लायबिलिटी थी 2 लाख रुपए की। तो इसका मतलब सामने वाले के जो नेट एसेट्स थे वो थे 3.5 लाख के। सामने वाला 3.5 लाख रुपए डिजर्व करता है, लेकिन शायद हमने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और हमने उसको 3.25 लाख रुपए में राजी कर लिया। इसको हम बोलते हैं PC, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। हमने उसे 3.25 लाख रुपए में राजी कर लिया। क्वेश्चन ये है कि ये जो हमें 25,000 का फ़ायदा हुआ, इस 25,000 का क्या होगा? इस तरह के फ़ायदे को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है और इस तरह का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाया करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपको 25,000 का बेनिफिट हुआ है ये कैपिटल रिजर्व खाते में जाएगा। इसका आंसर A होगा। ये सामान्य लाभ नहीं है जैसे आप P&L में लिख दें, ये कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल रिजर्व में जाएगा। A इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये सारा कहानी पीछे लिखी हुई है, इसकी PDF हम आपके साथ फ्रीली शेयर कर देंगे तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको PDF किसी भी चैप्टर की चाहिए तो आप हमारा जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के नीचे उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर होल्डर रिसीव। डिवेंचर होल्डर को मिलता है, डिविडेंड मिलता है, गलत जवाब। डिवेंचर होल्डर रिसीव राइट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सुनने में ठीक लगता है, होल्ड पे रखते हैं। थर्ड है डिवेंचर होल्डर रिसीव ओनरशिप ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर को ओनरशिप नहीं मिलती, गलत कह रहा है। डिवेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट, ये बिल्कुल सही है। डिवेंचर होल्डर को स्थिर दरों से ब्याज मिलता है। अब मैं बस आपको कहना चाहूँगा B भी थोड़ा ठीक है पर B से ज़्यादा D ज़्यादा ठीक है। तो कभी भी ठीक और ज़्यादा ठीक में लड़ाई हो तो आपको ज़्यादा ठीक चुनना चाहिए। और अगर कोई ऑप्शन है जो बिल्कुल ही ख़राब है और कोई आंसर कम ख़राब है और चुनना पड़ जाए तो आपको कम ख़राब को चुनना चाहिए। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिला करता है, ये सही ऑप्शन है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन। A लिमिटेड acquired a machine of 7,20,000 from B Limited. A Limited discharged the consideration by issuing 12% debenture of 100 each at a discount of 20%. The number of debenture received by B Limited. ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अब के बाद हमने मशीन खरीदी और 7,20,000 रुपए की खरीदी, बदले में हमने उसे डिवेंचर देना चाहे। आपको ये समझना है कि कितने डिवेंचर दिए जाएंगे इसकी कैलकुलेशन इशू प्राइस पे होती है। हमने 100 रुपये वाला डिवेंचर दिया है और 20% के डिस्काउंट पे दिया है, यानी हमने हमारा डिवेंचर 80 रुपये पे इशू किया है। तो 7,20,000 रुपये की लायबिलिटी को हम 80 रुपये वाला डिवेंचर देके डिस्चार्ज करेंगे और आप पाएंगे कि हम उसे 9,000 डिवेंचर देंगे। तो इस क्वेश्चन में 9,000 डिवेंचर दिए जाएंगे। एडिशनल मैं आपको बताऊं तो बात यह है कि हमने मशीन खरीदी तो हमारी पहली एंट्री होगी समथिंग मशीन टू B लिमिटेड। हमने पहली एंट्री में मशीन खरीदी, ये उसकी एंट्री है। उसके बाद जब B लिमिटेड हमसे पैसे लेने आया तो हमने उसे डिवेंचर्स दिए। जो डिवेंचर हमने दिए उसका ये है 12% डिवेंचर, लेकिन हमने डिवेंचर्स डिस्काउंट पे दिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन
इशू भी डेबिट किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 7,20,000 रुपये हमें देना है और 72,000 का डिस्काउंट होगा 10% के हिसाब से, और वो यहाँ पे 7,92,000 लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। जबकि इन क्वेश्चनों को करने का सही तरीका ये है कि 7,20,000 के बदले में हमने उसको क्या दिया, जवाब है कि हमने उसको 9,000 डिवेंचर दिए। ये जो 9,000 डिवेंचर है उसकी वैल्यू क्या है, 9 लाख रुपए है। तो यहाँ पे 9 लाख रुपए आएगा, यहाँ पे 7,20,000 रुपये आएगा, और जो गैप है उस गैप के अंदर 1,80,000 का डिस्काउंट आएगा, जिसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या 1,80,000 रुपया इस 9 लाख का कितना होता है। तो यू विल फाइंड कि यस 20%। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। सॉरी, थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, चलिए ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से क्या फॉल्स है। मैं कहता हूँ जब आप इस क्वेश्चन को करें तैयार, जब आपके सामने आंसर आ जाए तो जो बाकी 3 ऑप्शन है उनको आप याद कर लीजिएगा कि क्या क्या ट्रू है। जैसे कहता है एक कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर इशू कर सकती है, पहला ऑप्शन ये है, तो ये बात ट्रू है, क्योंकि डिवेंचर कंपनी 2 तरह की इशू कर सकती है, रिडीमेबल और रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। सेकेंड है अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर, कंपनी अपने ही डिवेंचर्स बाय कर सकती है, ये बात ट्रू है, कंपनी ओपन मार्केट में अपने डिवेंचर्स को खरीद सकती है। अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर, ये बात भी सही है, एक कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को एक लिमिट तक बायबैक कर सकती है, तो ये तीनों ट्रू हो गए। अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स, नो दिस इज फॉल्स। एक जो वोटिंग राइट होता है वो केवल और केवल शेयर होल्डर का होता है, डिवेंचर होल्डर्स का वोटिंग राइट नहीं होता है, तो ये जो लिखा है ये फॉल्स है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 MCQ भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 MCQ दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 MCQ हैं, टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे MCQ हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When debentures are issued as collateral security against any loan, then holder of such debenture is entitled to interest। ठीक है, अपन कहानी मानते हैं। हमारी कंपनी का नाम है A लिमिटेड और हमारी कंपनी ने HDFC बैंक से लोन लिया। वही कहानी है कि हमने 25 लाख रुपए का लोन लिया और 25 लाख के लोन के बदले में 30 लाख के डिवेंचर गिरवी रखवाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए कि अगर हमने ऋण के बदले में समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को निर्गमित किया है तो धारक कौन हुआ? हमने डिवेंचर्स किसको दिए? HDFC को। तो HDFC हो गया डिवेंचर होल्डर फॉर सम टाइम। तो नाउ द क्वेश्चन इज
कि HDFC को इस क्वेश्चन में ब्याज किस पे मिलेगा, तो उसको ब्याज हमेशा लोन की राशि पे मिलेगा। उसे जो डिवेंचर है मैंने अभी भी बताया उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ लोन। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से 3 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, एक ट्रू है, आइडेंटिफाई करना है। डिवेंचर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, फॉल्स। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसको आप होल्ड पे रखिए, क्योंकि ये बात सही भी है गलत भी हो सकती है कि सर ऐसे कैसे। डिवेंचर होल्डर अगर इरिडीमेबल रहा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अशोधनीय ऋण पत्र, तो उस दशा में उसे पैसा कंपनी के समापन पे ही मिलेगा। और अगर रिडीमेबल डिवेंचर हुआ तो उसे पैसा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद मिल सकता है। तो यहां पे इन्होंने ओनली वर्ड लगा दिया, थोड़ा वर्ड समझिएगा। इस लाइन का क्या मतलब निकला कि डिवेंचर होल्डर को अपना पैसा कंपनी के लिक्विडेशन पे ही मिलेगा, जबकि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि उसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिडम्पशन पीरियड, तो मिल सकता है। तो ये जो लिखा है ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, अ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। एक डिवेंचर जैसे डिस्काउंट पे इशू किया गया, उसका रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि 100 रुपये के बदले पहले तो 95 रुपये लेवे और बाद में 110 रुपये देवे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंपनी की मर्जी है, कंपनी अगर 100 के अगेंस्ट 95 लेना चाहे तो ले सकती है, और बदले में अगर कंपनी कहती है कि बदले में हम 110 रुपये देंगे तो कंपनी ऐसा कर सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, ऐसा कंपनी कर सकती है। सो अगर ऐसा हुआ तो इसे कहा जाएगा डिवेंचर्स आर बीइंग इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। और ये चीज़ जो उन्होंने बोला है ये पॉसिबल है, तो ये जो लिखा है ये ट्रू है। लास्ट इज अ डिवेंचर होल्डर विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी ओनली इफ कंपनी मेक्स प्रॉफिट। कि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में हो, ऐसा नहीं है। कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट पे हो चाहे लॉस में हो। इसीलिए याद रखिएगा इंटरेस्ट को कहा जाएगा इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसे आपको देना ही होता है। तो ये जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको फॉल्स कहेंगे। ठीक है जी, तो ट्रू स्टेटमेंट सामने आ चुका है। सी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, टाटा लिमिटेड bought a plant worth ₹4,50,000 as a consideration debenture at a rate of 15% interest. Face value 100 each were issued at a discount of 10%. Debenture account will be credited to. तो मैंने आपको यही बताना चाह रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि 4.5 लाख रुपए का प्लांट हमने खरीदा और बदले में हमने 90 रुपए के रेट से, आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 डिवेंचर हमने दिए, 5,000 डिवेंचर हमने दिए, और ये डिवेंचर वास्तव में 100 रुपये वाले हैं, तो ये 5 लाख रुपए के हैं। यानी वेंडर को हम डीआर करेंगे जब हम डिवेंचर देंगे। डिवेंचर का नेचर है 15% डिवेंचर, 4.5 लाख की अमाउंट देनी थी, बदले में हम 5 लाख के डिवेंचर देंगे, और बीच का जो 50,000 रुपया है दैट विल बी नोन एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है वेंडर को कितने से डेबिट किया जाएगा, आंसर इज 4.5 लाख। ये पूछ सकता है कितनी राशि से बट्टा डेबिट किया जाएगा, आंसर इज 50,000। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है डिवेंचर को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, द आंसर इज 5 लाख रुपये। तो डी इज द आंसर, तो इसका आंसर सिंपली डी रहने वाला है। 11वां क्वेश्चन, यदि ऋणपत्र की परिपक्वता इतने महीनों से अधिक है तो कंपनी को ऋणपत्रों धारकों के हितों की रक्षा के लिए ऋणपत्र न्यासी नियुक्त करना होगा। देखिए, एक कंपनी डिवेंचर होल्डर्स से पैसा लेती है, ठीक है, यानी डिवेंचर होल्डर्स अपना पैसा कंपनी को देते हैं, कंपनी बदले में इंटरेस्ट देती है। तो इन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है अगर जो रिडम्पशन पीरियड है वो 18 महीने से अधिक है। तो आपको एक नियम याद रखना है कि अगर कोई कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है और उनकी लाइफ 18 महीने से अधिक है
तो कंपनी को एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। ये ट्रस्टी इन दोनों के बीच का पुल है। ये ट्रस्टी मेक श्योर करेगा कि कंपनी किसी भी तरह की चीटिंग नहीं कर रही है और डिवेंचर होल्डर्स को उनके इंटरेस्ट और बाकी राइट्स समय पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो 18 महीने का नियम आपको याद रखना है। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट इज फॉर इशूइंग कंपनी डिवेंचर इज अ लायबिलिटी। ठीक है, देखिए अगर आप एक कंपनी है तो आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। अगर आपने 50 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, इसका सिंपली मतलब है, आप समझिएगा, कि आपने 50 लाख रुपया पब्लिक से लिया है। कुछ चुने हुए लोगों से आपने 50 लाख रुपए लिया है और वो ब्याज पे लिया है। उस ब्याज अगर वो 12% है तो उसे, और देखो डिवेंचर जो होता है वो एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है, एक तरह की कहे रसीद होती है कि यस, ऋण पत्र, कि हमने आपसे ऋण लिया है, हम बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यू आर डिवेंचर होल्डर। और कंपनी ने एक तरह से 50 लाख रुपया बोरो किया है, उधार किया है, तो इट्स अ बोरोइंग। तो यू कैन से दैट इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म के लिए ही आजकल नॉन करंट वर्ड आता है, तो एग्जाम में नॉन करंट लायबिलिटी वर्ड भी हो सकता है। इसी को डेट कहते हैं। डेट माना उधार, एंड इट इज सिंपली लॉन्ग टर्म डेट and it creates long-term liability for company. Next, mark out the journal entry that record issuing debenture as collateral security. घूम घूम के हर बार ये क्वेश्चन 3-4 एंट्रीज के बाद आ रहा है कि अगर सपोज, जो आज कहानी सुबह से चल रही है, कि हमने HDFC से 25 लाख रुपए का लोन लिया, तो जब हम लोन लेते हैं, लोन पास हो जाता है तो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, तो एंट्री होती है बैंक टू बैंक लोन। तो ये एंट्री तो है लोन लेने की। बदले में जो हम डिवेंचर्स को गिरवी रखते हैं, कोलेट्रल रखते हैं, उसके लिए 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर सच डिवेंचर्स, कि हमने जो डिवेंचर गिरवी रखे उसके लिए कुछ भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड अप्रोच सेज कि नहीं, जो डिवेंचर हमने गिरवी रखे हैं उसके लिए भी एंट्री तो होनी चाहिए। तो एंट्री उसके समथिंग लाइक दैट होती है, डिवेंचर सस्पेंस टू -% डिवेंचर। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि उस जनरल प्रविष्टि को पहचाने जो संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में ऋण पत्र जारी रखे जाने को दर्ज करती है। तो डिवेंचर इशू करने पर ऑप्शन देखिए, पहला गलत है। अच्छा, आप सही मायने में अकाउंटेंट कब बनेंगे? जब आप एंट्री समझ पाओ कि इस तरह की एंट्री है तो उसका क्या मतलब है। जैसे मैं बताऊं, बैंक टू डिवेंचर एंट्री का मतलब है डिवेंचर इशू करके पैसा लिया। डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो बी इस क्वेश्चन का आंसर है। बैंक टू डिवेंचर सस्पेंस, इस तरह की कोई एंट्री होती नहीं है अकाउंट्स में, और लोन टू डिवेंचर इस तरह की भी कोई एंट्री अकाउंट्स में होती नहीं है। ठीक है, और अगर बनानी पड़ जाए तो उसका मतलब होता है कि हमने लोन को चुका दिया डिवेंचर इशू करके, तो अजीब सा लगेगा। बट जिस दिन आपको एंट्री देख के उनका मतलब निकालना आ गया, तो आप उस दिन आप मान लेना कि हाँ भाई आपको अकाउंट्स अच्छे से आ गया है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इफ नॉट रिटर्न ऑफ इज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं वापस आपको बताऊं, पहली बात तो ये लॉस ऑन इशू क्या होता है। जब डिवेंचर इशू करते समय, जब आप डिवेंचर इशू करते समय प्रीमियम प्रॉमिस करते हो कि हम आपको प्रीमियम देंगे, जैसे मैं 10 लाख रुपए किसी से उधार लूं और बदले में कहूं कि 5 साल के बाद में आई विल रीपे यू 12 लाख रुपया, मुझे आप 10 लाख रुपए दीजिए और रीपेमेंट के समय मैं आपको 12 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो 2 लाख रुपए आप फालतू दे रहे हो, इसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और इस 2 लाख फालतू देने की वजह से आपको होगा लॉस, उसको कहा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने बताया ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि आजकल तो आपको इसको सेम ईयर में राइट ऑफ कर देना चाहिए। आपको जैसे ही लॉस हुआ आपको इसे राइट ऑफ कर देना चाहिए। इसका मतलब है इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में पहुंचा देना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा कि अगर जो ये राइट ऑफ नहीं हुआ तो अपने डेबिट नेचर की वजह से, DR नेचर की वजह से ये असेट साइड में चला जाएगा, और असेट साइड में भी इसे नॉन करंट असेट्स माना जाएगा। इसमें मैं क्लियर कर दूं, अगर हम आज तक राइट ऑफ नहीं किया है
पर नेक्स्ट 12 महीने में, या नेक्स्ट की जगह भी लिखें विद इन 12 महीने, अगर हम अगले 12 महीने में इसको राइट ऑफ करने का इरादा रखते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज OCA, अदर करंट एसेट्स। लेकिन अगर हम अगले 12 महीने में भी इसको निपटाने का इरादा नहीं रखते हैं देन इट विल बी ट्रीटेड एज अदर नॉन करंट एसेट्स। बट मैं फिर एक और बात क्लियर कर दूं कि इसका जो नेचर रहेगा वो फिक्टिशियस नेचर रहेगा, इसका नेचर कृत्रिम संपत्ति का नेचर रहेगा। ठीक है, चलिए वेल अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर। इसमें से कौन सा फॉल्स है, यानी 3 सही है। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर, जी हाँ ट्रू। द कंपनी विल पे इंटरेस्ट ओनली व्हेन द कंपनी हैज़ अर्न प्रॉफिट, फॉल्स। ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि कंपनी ब्याज तब देगी जब उनका प्रॉफिट होगा, ऐसा ये बात सही नहीं है, तो इट इज़ फॉल्स। कंपनी कैन इशू डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिल्कुल सही। हम पहले क्वेश्चन में जैसे हमने प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, बदले में डिवेंचर दिए, तो जब देखो कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो बदले में या तो पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं इशूड फॉर कैश। और अगर हमने डिवेंचर इशू किए पर बदले में कैश नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी मिली, कोई प्लांट मिला, कोई और चीज़ मिली, तो उसको बोलते हैं डिवेंचर इशू फॉर अदर देन कैश एंड इट कैन बी डन। ये हो सकता है, तो ये बात ट्रू है। कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर, ट्रू। डिवेंचर को बाद में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके, इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। उसमें भी 2 होते हैं, FCD फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर और PCD पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। पर ऐसे डिवेंचर हुआ करते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारी पकड़ में आ गया है, B इज द आंसर। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ अ डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट पार बट इज पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, द प्रीमियम पेबल विल बी डेबिटेड टू। सिंपल समझिए, डिवेंचर है 100 रुपये का, इशू किया है पार वैल्यू पे। इसको आपको जिस दिन ऐसे लिखना आ गया ना, जैसे मैंने लिखा 100, 104 कि सर ये क्या है, ये जो 100 ऊपर वाला है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ये है इस क्वेश्चन की इशू प्राइस, और ये है आपका रिडम्पशन प्राइस। इसकी एंट्री कुछ यूँ होगी, आपने लोगों से पूरा पैसा लिया इसलिए बैंक DR 100 रुपये से होगा, आपने डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर उसकी फेस वैल्यू पे क्रेडिट होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रीमियम प्रॉमिस कर दिया कि हम प्रीमियम देंगे, तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो इसे हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ये वादा करने की वजह से आपको लॉस हो गया, तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर लॉस अभी थोड़ा ना हुआ है, लॉस तो जब हम प्रीमियम देंगे तो होगा, लेकिन अगर यहीं पे वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आ जाता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हिंदी में जिसको अपन दूरदर्शिता या रूढ़िवादिता की परंपरा कहते हैं, कि अगर आपको ये पता है कि भविष्य में नुकसान होने वाला है तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन ये था कि अगर हम 4% प्रीमियम देने वाले हैं तो वो किस में DR होगा, तो वो पैसा इस अकाउंट में DR होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इनमें से आप ऑप्शन पहचानिएगा और आप C पाएंगे, C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियरर डिवेंचर। ठीक है, तो आप जब डिवेंचर के टाइप्स पढ़ेंगे तो आप एक पढ़ेंगे, एक तो होता है बियरर डिवेंचर और एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड डिवेंचर है और वो आप डिवेंचर किसी को देना चाहते हो तो आपको बाकायदा डीड बनानी पड़ेगी। कि सर समझ में नहीं आया, मान लीजिए मेरे पास 200 डिवेंचर हैं और मेरे पास रजिस्टर्ड डिवेंचर हैं जिनको हिंदी में पंजीकृत प्रमाण पत्र बोलते हैं। अगर वो आप किसी को देना चाहोगे तो आपके कह देने भर से, चाह देने भर से नहीं हो सकता, आपको बाकायदा एक ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ेगी, तब जाके आपकी गाड़ी इन द सेंस आपके डिवेंचर्स उसके नाम पे ट्रांसफ़र होंगे इन जनरल। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। लेकिन बियरर डिवेंचर, अगर आपके पास बियरर डिवेंचर है तो आप सामने वाले को वो डिवेंचर यूं ही ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय मेयर डिलीवरी, ओनली डिलीवरी के द्वारा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इंटरेस्ट ऑन इट इज़ पेड टू द होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी। बिल्कुल सही है। जो बियरर डिवेंचर हैं जिनको हिंदी में हम वाहक ऋण पत्र बोलते हैं, तो वाहक ऋण पत्र की दशा में हम ये नहीं देखते कि इसके बाद डिवेंचर कहाँ से आए या कब से आए, ब्याज के दिन
ब्याज के दिन जिसके पास वो डिवेंचर होंगे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये बात जो लिखी है वो ट्रू लिखी है। देयर ट्रांसफर रिक्वायर्स अ डीड ऑफ ट्रांसफर, ये गलत है। बियरर डिवेंचर के केस में ये बात गलत लिखी हुई है, ये रजिस्टर्ड डिवेंचर के केस में सही है। दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, बिल्कुल। बियरर डिवेंचर की एक खासियत होती है कि आप इनको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो और इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह से पराक्रम में लिखित या एक होता है वर्ड विनिमय साध्य विलेख, इनको विनिमय साध्य विलेख की भांति ट्रीट किया जाता है। ये बात भी ट्रू है। तो जो इस क्वेश्चन में बी था वो अनट्रू था, बी जो था वो गलत था। नेक्स्ट इज पूर्णतः सुरक्षित ऋणपत्र है। तो इनमें से कौन सा डिवेंचर ऐसा है जो सुपर सेफ है? तो जो बंधक ऋणपत्र होता है वो सुपर सेफ है। मैं अगर आपको बताऊं, एक कंपनी का नाम है RKG लिमिटेड। इन्होंने 50 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए और बदले में सामने वाले को अपनी असेट्स गिरवी रखवा दी, है ना। फिर आप पढ़ेंगे जब थोड़ा लॉ, तो 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक चार्ज और एक होता है जनरल चार्ज। खैर, अगर आपने कभी भी डिवेंचर्स से पैसा लेके सामने वाले होल्डर्स के पास अगर अपनी असेट्स को गिरवी रखवा दिया तो ऐसे ऋणपत्रों को बंधक ऋणपत्र मोर्गेज डिवेंचर कहते हैं। तो ऐसे वाले डिवेंचर में सामने वाला सेफ होता है। यहाँ पे कंपनी ने तो लोन लिया है, तो इन्हें तो पैसे लौटाने ही हैं। सेफ्टी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है? डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिवेंचर होल्डर के पास कोई चीज़ गिरवी रखी हुई है तो दे कैन फील सेफ, ठीक है। तो जो पंजीकृत सुरक्षित ऋणपत्र होते हैं, पूर्णतः सुरक्षित कौन से हैं? तो बंधक ऋणपत्र पूरी तरह से सेफ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बैलेंस ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। बेसिकली ये क्वेश्चन इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से है। देखिए, आपने कभी 50 लाख रुपया पब्लिक से लिया और बदले में डिवेंचर इशू किया, इसके बाद कभी ना कभी आप ये पैसा उनको लौटाओगे, तो उस पैसे के लौटाने को कहते हैं रिडम्पशन। लेकिन रिडम्पशन से पहले नियम अनुसार कम से कम 10% DRR बनाना होता है। जब मैं ये 2025 की अर्ली स्टार्टिंग में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि DRR रिक्वायरमेंट 10% है। DRR और उससे एक मिलती जुलती चीज़ है डिवेंचर सिंकिंग फंड। तो आपको रिडम्पशन से पहले एक डिवेंचर सिंकिंग फंड क्रिएट करना होगा, और जैसे ही आपका ये रिडम्पशन का टास्क या कहें टारगेट पूरा हो जाएगा तो आप उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब भी किसी खास मकसद के लिए कोई रिज़र्व बनाया जाता है तो उसे स्पेसिफिक रिज़र्व या स्पेसिफिक फंड कहा जाता है। ये बात मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि आपका प्रोविज़न एंड रिज़र्व भी कोर्स में है। तो आप किसी खास मकसद के लिए जब संचय बनाते हो या फंड बनाते हो तो उसे स्पेसिफिक रिज़र्व या फंड बना कहते हैं। लेकिन जिस समय आपका वो टारगेट पूरा हो जाता है, आपका वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, देन दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो इसका आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऋणपत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा अपलिखित न करने तक, आंसर इज बी, कृत्रिम संपत्ति के तरह उपचारित किया जाता है, ट्रीटेड एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। तो अगर आपको ये पता है कि शेयर्स पे हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन डिवेंचर पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं, और अगर हम ये देते हैं तो उसे हम लॉस मानते हैं। लॉस है तो हमें P&L या जिसे आजकल स्टेटमेंट ऑफ P&L कहते हैं उसमें डाल देना चाहिए। लेकिन जब तक डाल नहीं देते तब तक अपने DR नेचर की वजह से उसे असेट्स ट्रीट किया जाता है। पर चूंकि ये वास्तव में असेट्स नहीं है तो इसे हम फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। हिंदी में अपन इसे कृत्रिम संपत्ति या
जाली संपत्ति, नकली संपत्ति, फर्जी संपत्ति कह सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज सिंपली वैल्यूलेस। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है जेड कंपनी द्वारा 10,000 11% डिवेंचर 100 रुपये वाले निर्गमित करने के लिए प्रस्तावित किए गए। राशि इस प्रकार से थी: 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 रुपये अलॉटमेंट पे, बाकी राशि फर्स्ट कॉल पे। 15,000 डिवेंचर्स के लिए आवेदन प्राप्त हुए। यथानुपात बंटन किया गया। 500 ऋणपत्रों के धारकों ने बंटन राशि नहीं चुकाई। ऋणपत्र के बंटन पे प्राप्त राशि होगी। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। देखिए, हमने 10,000 डिवेंचर इशू करने चाहे, लेकिन उसके मुकाबले में 15,000 एप्लीकेशन आ गई। आप यहाँ पे रेशो समझ सकते हैं, 2:3 है। 2 के मुकाबले 3 एप्लीकेशंस आ गई। अगर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं तुमको बोलता कि देखो, हमने अलॉटमेंट पे 40 रुपये की रेट से 4 लाख रुपया चाहा, और देखो ना 500 डिवेंचर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया, और इसका मतलब है कि हमें 3,80,000 रुपये मिला। अगर ये बिल्कुल सीधा सरल क्वेश्चन होता तो मैं ये कहता कि हमने 4 लाख रुपये मांगा और 20,000 रुपये हमें नहीं मिला और हमें 3,80,000 मिला। लेकिन हकीकत ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 5,000 एप्लीकेशन फालतू आए हुए हैं, और जो हमारे पास 5,000 एप्लीकेशन फालतू आए हुए हैं उन पे हमारे पास 1.5 लाख रुपया फालतू आया हुआ है, या कहीं 1.5 लाख रुपया पहले से ही जमा हो रखा है। अभी भी बताता हूँ कहाँ गलती होगी। तो कुछ बच्चों का अगर दिमाग चल जाएगा तो ये कहेंगे कि हमने 4 लाख रुपये मांगा, उसमें से 1.5 लाख रुपये का तो एक्सेस अमाउंट पहले से ही जमा है, तो अब हमारे पास 2.5 लाख रुपया ही आने वाला था, और 2.5 लाख रुपये में से 20,000 नहीं मिला, तो हमें 2,30,000 रुपये मिला है। इसका आंसर 2,30 होगा, पर ऐसा भी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जिसके पास 500 डिवेंचर है, उसने हमसे 750 डिवेंचर मांगे होंगे। 750 डिवेंचर मांगे होंगे, तो इसका मतलब है 250 डिवेंचर पे इसका भी 7,500 रुपया फालतू आ रखा है। तो मुझे ये पैसा भी समझना होगा। अब मैं पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। ओके, देख लेते हैं हकीकत क्या है, आप पूरा समझिएगा। हमारे पास 15,000 एप्लीकेशंस आए, है ना। अपन बहुत ज़ीरो से समझते हैं। 15,000 एप्लीकेशंस आए, यानी हमारे पास 4.5 लाख रुपए आया। उसमें से 10,000 एप्लीकेशंस तो आने ही थे, या हमने चाहे ही थे, तो 3 लाख रुपए तो हमको मिलने ही थे, यानी हमारे पास 1.5 लाख रुपया फालतू आया हुआ है। तो एक तो जहन में आप ये बात रखिए कि हमारे पास पहले स्टेप पे 1.5 लाख रुपया फालतू आया हुआ है। अब अपन दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति के पास 500 डिवेंचर है, उस व्यक्ति ने हमसे 750 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। और अपने एप्लीकेशंस के साथ उसने हमें 22,500 रुपये भेजा होगा, और हमने उसको 15,000 का माल दिया। किसी समझ में नहीं आया। देखिए, हमारे पास 30,000 एप्लीकेशन थी, 20,000 का अलॉटमेंट था, ठीक है। ये एक मिनट देख लेते हैं कितने का था। 15,000 10,000। हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन थी, और हमने जैसे तैसे समहाउ उनको 10,000 का अलॉटमेंट किया था, तो हमारा 3:2 बना। कहने का मतलब है इस बंदे ने हमारे को 750 के लिए अप्लाई किया, तो हमने इसको 500 डिवेंचर ही अलॉट किए होंगे, ठीक है। तो इसके 7,500 रुपये हमारे पास एडवांस जमा है। इस पर्टिकुलर बंदे की बात करें तो इसके 7,500 रुपये हमारे पास एडवांस जमा है। जब हम इस बंदे से 20,000 रुपये चाह रहे हैं कि तू हमें 20,000 रुपये दे दे, तो हम एक तरह से इससे बाकी का 12,500 ही मांग रहे हैं। ये यूँ समझिए कि किसी बच्चे से मुझे फ़ीस लेनी होती है। मेरी फ़ीस 400 रुपये है, उसने पिछले महीने मेरे को 500 रुपये की फ़ीस दी थी, क्योंकि उसका 100 रुपये खुद लेनी थे। तो समझो 100 रुपये उसके जमा हैं, हमारे पास 100 रुपये उसके जमा हैं। इसी तरह हम जो इससे 20,000 रुपये चाह रहे हैं,
इस 20,000 में से 7,500 तो उसके हमारे पास जमा है, ठीक है। बाकी 12,500 रुपये वो हमें नहीं चुका पाया, 12,500 रुपये हमें नहीं चुका पाया। अब वापस यहाँ आ जाइए, है ना। ये आपका पहला राउंड रहा, ये आपका दूसरा राउंड रहा, अब आप तीसरा राउंड समझिए। हम अब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अलॉटमेंट पे हमें 4 लाख रुपए मिले, तो वो तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपया हमारे पास ऑलरेडी एडवांस आ चुका है, तो बाकी 2.5 लाख ही मिलेगा। और जो 2.5 लाख रुपए है उसमें से 12,500 रुपये इससे नहीं मिला। मैं आखिरी 1 मिनट बोलता हूँ। अलॉटमेंट पे हमारे 4 लाख रुपए बनते हैं, हाँ। इसमें से 1.5 लाख रुपए हमारे पास पहले ही फालतू आ रखे हैं, वो जमा कर लो। बाकी 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन एक आदमी जिसका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, वो आपको 12,500 रुपये नहीं दे पा रहा। आप पहली नज़र में देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बंदा 20,000 नहीं दे रहा, पर हकीकत ये है कि वो हमें 12,500 रुपये नहीं दे रहा है। तो आपको 12,500 उसके लेस करने हैं, तो आपको जो पैसा मिला है वो 2,37,500 रुपये मिला है। आप ऑप्शंस में देख लीजिएगा आपका किस ऑप्शन में आता है, तो आपके डी ऑप्शन में ही आता है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन पीछे दे रखा है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, PDF में भी मिल जाएगा। डिवेंचर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजर ऑफ द कंपनी। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के लेनदार हैं, वो कंपनी पे पैसे मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड बाय द कंपनी। तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज करो एक कंपनी का डिवेंचर है 100 रुपये वाला, कंपनी ने उसे 95 रुपये पे इशू किया और कंपनी 110 रुपया रीपे करने वाली है, और अभी मार्केट में 98 का प्राइस चल रहा है। तो कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी वो इनमें से कौन से मूल्य पे करेगी? 100 रुपये, 95, 110 या 98? आंसर इज 100 रुपये। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे की जाती है। फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे 10 रुपये का नोट है तो उस पर 10 रुपये छपा होता है, 500 के नोट पे 500 रुपये छपा होता है, तो जो उसके फेस पे छपा हुआ होता है दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। अब नोट फटा हुआ है तो 500 की जगह हो सकता है 480 रुपये में चले, वो एक अलग बात है। लेकिन जो है वो नोट, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उस पर अंकित मूल्य है, तो इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, तो आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनकम टैक्स डिडक्टेड, इनकम टैक्स और से TDS डिडक्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर शोज। यूँ समझिए कि जैसे एक कंपनी है और उसका नाम है XYZ लिमिटेड, और ये जो लोग हैं मैंने बनाए हैं ये हैं डिवेंचर होल्डर, ठीक है। ये समझ में आ गया है कि कंपनी इनको, ये लोग पैसे देते हैं और कंपनी इनको इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है तो उस समय TDS काटती है। जैसे अगर ये पहला इंसान है, इसका 6,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, तो कंपनी हो सकता है कि 600 रुपये काटे और 5,400 पे करे। तो ये जो 600 रुपये काटा है इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, इसको 600 रुपये, है ना। अब ये क्या है? ये काटने वाली कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो जो पैसे कंपनी काटती है, ऐसा नहीं है कि कंपनी के लिए इनकम है। कंपनी को 6,000 देने थे, कंपनी 5,400 रुपये इस आदमी को दे देगी और बाकी का 600 रुपया कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को दे देगी। तो काटा गया टैक्स या ये कहें जो काटता है, जब तक वो जमा ना करा दे, जमा कराना उसकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। और जिसका टैक्स कटता है उसका एक तरह से टैक्स जमा हो गया। जिसका टैक्स कटा, समझो उसका कुछ टैक्स जमा हो गया। पर अभी हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कंपनी ने टैक्स काटा, तो डिपॉजिट होने तक इट इज़ द लायबिलिटी फॉर द कंपनी टूवर्ड्स द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, द फॉलोइंग एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड। एंट्री को समझे। बैंक अकाउंट DR, कंपनी के पास पैसा आया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी को लॉस हुआ। कंपनी ने 1 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, तो मैं आपको यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि कंपनी ने 5,000 का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स के मुकाबले हमें 95,000 मिला है।
इसका मतलब 5,000 का हमें डिस्काउंट हुआ है। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 8,000 रुपये हमें प्रीमियम देना है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कंपनी को 13,000 का लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी ने 5,000 रुपये डिस्काउंट दिया है और इसके अलावा 8,000 रुपये प्रीमियम का वादा किया है, इसलिए कंपनी को कुल मिला के 13,000 का लॉस हुआ है। अगर मैं वो जो चीज़ बनाता हूँ अगर बनाऊँ तो यहाँ पे ये यूँ है 195 108 कि कंपनी ने 100 रुपये के बदले में खुद ने 95 लिए और 8 रुपये प्रीमियम का प्रॉमिस किया है एक्स्ट्रा। खैर क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहली नज़र में देखते ही बता दिया कि 5,000 का डिस्काउंट दिया गया है एंड डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो कंपनी ने 5% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इसको समझाने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो भी देख लो। इस क्वेश्चन में 13,000 का नुकसान हुआ है और 13,000 में से 8,000 का नुकसान तो प्रीमियम देने की वजह से हो रहा है। इसका मतलब बाकी का 5,000 का नुकसान डिस्काउंट की वजह से हो रहा है। और इसका मतलब सिंपली ये है कि कंपनी 5% का डिस्काउंट दे रही है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। PDF आपको मिल जाएगी, PDF नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सएप करके मंगा लीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय।